जब मैं हॉलवे में सजा भुगत रहा था और उसने तंजिया मुझ पर तंजे भी कसी। फिर से लड़ाई। शियान, क्या तुम हर वक्त गुंडे की तरह बिहेव करना बंद नहीं कर सकते? मैंने बिना कुछ कहे बस अपना सर झुका लिया। तो यह सब उसकी वजह से था। उसके गले में एक बोझ सा महसूस हुआ और उसने पेज पलटना जारी रखा। लिंग कहवे का कार एक्सीडेंट हो गया था। हॉस्पिटल के ब्लड बैंक को अर्जेंट जरूरत थी। मैं चुपके से ब्लड डोनेट करने गया। नर्स ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा खून दे रहा हूं, जो मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन लिंग कहवा मेरा इंतजार कर रही थी, इसलिए मैंने पूरा खून देने की जिद की। मैं वाकई बाद में बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली, मैंने सुना कि वह खतरे से बाहर है। यह बहुत अच्छा हुआ। लिंग कहवाए की उंगलियां अचानक भिंज गई। पेज उसकी हथेली में मुड़ने लगा, जिससे तकरीबन फटने की आवाज आई। वो एक्सीडेंट। जब उसकी आंख खुली, डॉक्टर ने कहा कि एक लड़के ने उसके लिए ब्लड डोनेट किया था। मगर जब उसने पूछा कि वह कौन था, डॉक्टर ने बस इतना कहा कि वह एक क्लासमेट था जो अपना नाम नहीं छोड़ना चाहता था। पता चला कि वह शियान था। पता चला कि मैं उसके लिए तकरीबन बेहोश हो गया था, मगर शुक्रिया का एक लफ्ज भी नहीं मिला। उसके सीने में ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी इनविजिबल हैंड ने उसे दबाया हो। उसका दम घुट रहा था, इतना दर्द कि वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। मजीद पन्ना पलटते हुए डायरी की हैंडराइटिंग और भी मैसी होती गई, जैसे इसका ओनर लिखते वक्त बहुत एजिटेटेड था। आज क्रिसमस ईव है और लिंग कहवा की बर्थडे भी। मैंने चुपके से बंबू से एक रैबिट लटन बनाया। मुझे पूरा 1 महीना लगा। बंबू की स्प्लिंटर्स से मेरी उंगलियां जख्मी हो गई, मगर आखिर में मेरी उसे देने की हिम्मत नहीं हुई। वो मुझसे इतनी नफरत करती है, वो यकीनन इससे चिढ़ेगी। लिंग कहवा ने अचानक डायरी बंद कर दी और अपनी आंखें मूंद ली। वो रैबिट लटन उसने उसे बाद में स्टोरेज रूम में एक डस्टी बॉक्स में दबे हुए देखा था। उसने तो यह सोचा था कि यह किसी सर्वेंट के बच्चे की पुरानी चीज है जो पीछे छूट गई है। उसने आम से लहजे में मेड से उसे फेंकने को कह दिया था और अब उसे आखिरकार पता चला कि इसमें किसका दिल और रूह शामिल थी। लिंग कहवे खड़ी हुई और आहिस्ता से फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ गई। खिड़की के बाहर रात गहरी थी। शहर की लाइट सितारों की तरह चमक रही थी, मगर उसकी नजर धुंधला गई। साफ जाहिर था कि उसकी नजरों में मैं हमेशा एक स्टर्बन शियान था, एरोगेंट और परसिस्टेंट। मगर डायरी वाला मैं बहुत हम्बल, पेशेंट और कॉशियस था। उससे दिलो जान से मोहब्बत करता था, मगर कभी एक बार भी आई लाइक यू कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसे क्लास रियूनियन याद आई, पुराने क्लासमेट्स की गॉसिप। उस वक्त मैंने बस सर्दी से इनकार कर दिया और पीछे मुड़े बिना चला गया। मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले, क्योंकि मैं जानता था कि अगर उसे पता चल भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एहसास ने लिंग कहवा का दिल दुखा दिया। स्टडी डोर की दराज के बाहर एक साया खामोशी से खड़ा था। शियांग ने स्टडी डोर की तंग दराज से लिंग कहवा को डायरी पकड़े हुए देखा। उसके चेहरे पर एक डेज्ड एक्सप्रेशन था। उसके फिंगर नेल्स उसकी हथेली में गहरे गड़ गए थे। उसकी आंखों में एक डार्क ग्लिंट चमकी। शियान चला गया है, फिर भी उसका घोस्ट अभी तक बाकी है। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर जियांग ने अपनी कॉफी पकड़े हुए जैसे आम सी बात की। कैव, कल सफाई करते वक्त मुझे पता चला कि शियान काफी मिसलेनियस चीजें पीछे छोड़ गया है। क्या तुम उन्हें फेंकना चाहती हो? लिंग कैव का हाथ स्टेक काटते हुए रुक गया। उसकी आवाज ठंडी थी। बस उन्हें रहने दो, अभी उसकी चीजों को हाथ मत लगाओ। जियांग के एक्सप्रेशन नहीं बदले, मगर उसने फौरन जानबूझकर एक ठंडी आह भरी। मैं समझता हूं, मगर शियान वाकई कुछ और ही है। उनका पहले ही डिवोर्स हो चुका है। वह सब कुछ अपने साथ ले गया, तो उसने जानबूझकर यह डायरी पीछे क्यों छोड़ी, जैसे उसे डर हो कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वह तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। क्लेंग लिंग कैवाई ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने हाथ में मौजूद नाइफ और फोक प्लेट पर दे मारा, जिससे एक पियसिंग साउंड आई। उसने ऊपर देखा। उसकी नजर खौफनाक हद तक ठंडी थी। जियांग, अपने अल्फाज संभाल कर इस्तेमाल करो। जियांग उसकी नजर से डर गया और इस बात पर मजीद हैरान था कि वह इस पर गुस्सा हो जाएगी। जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उसने कहा, कैवे, क्या तुम नाराज हो? मैं तो बस सच कह रहा था। क्या वो बस एक सेल्फ पिटी ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं कर रहा ताकि तुम नरम पड़ जाओ? एक सेल्फ पिटी ट्रिक? लिंग कैवे ने एक सर्द हंसी हंस दी। फिर जब उसने लड़ाई की, ब्लड डोनेट किया और मेरे लिए फ्रोजन लेक में कूद गया, तुम कहाँ थे? जियांग का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने शायद यह सब खुद बनाया होगा। क्या तुम उसे नहीं जानती?
वह प्रिटेंडिंग करने में सबसे बेहतर है। बहुत हुआ। लिंग केवा अचानक खड़ी हो गई। चेयर फर्श पर जोर से रगड़ खाई। उसने ऊपर से जियांग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनप्रेसिडेंटेड ठंडक थी। उसके अल्फाज में एक साफ वार्निंग थी। जियांग, मुझे इस बात पर पछताने पर मजबूर मत करो कि मैंने तुम्हें यहां रहने की इजाजत दी। यह कहकर वह मुड़ी और चली गई, जियांग को वहीं जमा हुआ छोड़कर। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ रहा था। लिंग केवा गार्डन में खड़ी थी। उसके सीने में जज्बात उबल रहे थे। वो सोचती थी कि मैं वो विलेन था जिसने उसके और जियांग के दरमियान रिश्ता खत्म किया, और जियांग जिसे वो अपने वनरेबल मोमेंट में सच्चा प्यार समझती थी, उसने इतनी आसानी और जल्दबाजी में मुझ पर स्लेंडर किया। उसे अचानक एहसास हुआ कि शायद वह बहुत बुरी तरह से गलत थी। लिंग कैबवाई की नजर दूर होराइजन की तरफ गई। शियान, तुम कहाँ हो? उस ब्रेकफास्ट के बाद लिंग कैब को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में एक कांटा चुभ गया हो। शायोंग्स की मेरे खिलाफ बुरी बातों ने उसे पहली बार उस पर शक करने पर मजबूर कर दिया। क्लास रेनियन की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी, और इसके मुकाबले में शायोंग्स का मजाक उड़ाना और भी बुरा लगने लगा। उसे यह कहने का क्या हक था? शीन अपनी गहरी मोहब्बत का ढोंग कर रहा था। लिनकाइवी अपने ऑफिस की फ्लोर 2 सीलिंग विंडो के सामने खड़ी थी। उसकी उंगलियां अनजाने में अपनी कॉफी कप के किनारे को छू रही थी। उसकी नजर गहरी और ऐसी थी जिसे पढ़ा ना जा सके। कुछ देर बाद उसने फोन उठाया और अपने असिस्टेंट को कॉल की। इन्वेस्टिगेट। सियाचान, उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं जानना चाहती हूँ कि वह इतने सालों से क्या कर रहा है। 3 दिन बाद असिस्टेंट ने लिनकाइवी की डेस्क पर एक मोटी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रखी। जैसे ही उसने पहला पेज पलटा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसका शक सही था। सियाचांग उसकी सोच से भी ज्यादा बुरा था। रिपोर्ट में पिछले काफी सालों से कई अमीर बिजनेसमैन के साथ उसके गलत रिश्तों की तफसीलात थी, और यहाँ तक कि सबूत भी थे कि वह लिंग आईवी की पावर का इस्तेमाल करके चुप कर बिजनेस राइवल्स को दबा रहा था। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वो यह थी कि डॉक्यूमेंट की डिटेल्स दिखा रही थी कि हर बार जब मेरे और उसके दरमियान रिश्ता खराब हुआ तो वह हमेशा उसके सामने आने के बाद ही होता था। हाई स्कूल में मैं और वह सिर्फ नॉर्मल राइवल्स थे, लेकिन जब से शायंग का ट्रांसफर हुआ मेरा उसके लिए रवैया अचानक सख्त हो गया। कॉलेज में एक कार एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल में थी और मैंने चुपके से उसे ब्लड डोनेट किया था। लेकिन उसके आंखें खुलने के थोड़ी देर बाद ही होश में आते ही शायंग वो पहला बंदा था जिसने उसे बताया कि शीन को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। वो तुमसे मिलने एक बार भी नहीं आया, और शादी के बाद मेरे और उसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स और भी बढ़ गए। अब पीछे मुड़कर सोचे तो तकरीबन हर लड़ाई शायंग की वजह से या उसके किसी करीबी बंदे की आम सी बात की वजह से होती थी। लिनकाइवी की उंगलियां रिपोर्ट पर सख्त हो गई। उसके नकल सफेद पड़ गए। उसे अचानक एक ऐसी हकीकत का एहसास हुआ जिसे मानना मुश्किल था। हो सकता है कि वह 10 साल से शायंग के हाथों धोखा खा रही थी। अगर अभी तक शायंग की हरकतों पर उसके जज्बात सिर्फ यकीन ना करने वाले थे, तो बाद में होने वाली एक बात ने लिनकाइवी का रवैया शायंग के लिए मुकम्मल नफरत में बदल दिया। लिनकाइवी की दोस्त शिनई परेशान चेहरे के साथ उसके पास आई और उसे एक यूएसबी ड्राइव दी। काइवे, कुछ दिन पहले मैं इत्तेफाक से एक बार में शायंग से मिली थी। मुझे लगता है तुम्हें यह सुनना चाहिए जो इसमें है। शोरगुल की आवाजों के बाद रिकॉर्डिंग अचानक थोड़ी खामोश हो गई। अगले ही पल एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। शायंग थोड़ा ड्रंक लग रहा था। उस वक्त वह वीआईपी एरिया में अपने दोस्तों के साथ बैठा गुरूर से हंस रहा था। शिनई का इरादा बातें सुनने का नहीं था, लेकिन शायंग की चुभने वाली हंसी और बेलगाम शेखी ने उसे इग्नोर करने के काबिल नहीं छोड़ा। लिनकावी, वो आखिर है कौन? वो तो मेरे हाथ की सिर्फ एक पोन है। शायंग ने अपना वाइन ग्लास घुमाया। उसके होठों के कोने एक मगरूर मुस्कुराहट में बदल गए। अपने दोस्तों के चेहरों पर शक देखकर वो बोला है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मजाक मत करो। अगर उसके पैसे और पावर ना होती तो कौन इतने सालों तक उसके साथ इस डीप लव ड्रामा की एक्टिंग करना चाहता? उसके दोस्त जोर से हंसे और किसी ने पूछा, शीन का क्या? मैंने सुना है वो काइवे से मरने तक प्यार करता है। वो नफरत से बोला, उसकी आंखें कंटेम्प्ट से भरी थी। शीन, वो तो उससे भी बड़ा बेवकूफ है। इतने सालों तक ऐसी आजी से मोहब्बत करता रहा, क्या वो आखिर में दुम दबाकर नहीं भाग गया? उसने अपना सर पीछे किया और वाइन का एक घूंट भरा। अल्कोहल उस पर चढ़ रही थी। उसका लहजा और भी मगरूर हो गया। क्या तुम लोगों को पता है कि एंसेस्टर हॉल में क्या हुआ था? लिनकाइवी वो बेवकूफ। शी बिलीव्स व्हाटएवर आई से।
उसने तो सच में यह सोच लिया कि शीन मुझे परेशान कर रहा था। असल में मैंने ही सबसे पहले मेमोरियल टैबलेट तोड़ी थी। शीन उस बेवकूफ ने फिर भी उसे बचाना चाहा और नतीजा लिनकाइवी ने खुद उसे 60 लैशेस लगवाई। शिनई के एक्सप्रेशंस फौरन बदल गए। उसने चुपके से यह कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की मुड़ी और चली गई और फौरन लिनकाइवी को कॉल की। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लिनकाइवी को लगा जैसे उसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया। इसके बाद उसे शदीद गुस्सा आया। उसकी उंगलियां फोन पर सख्त हो गई। जोर लगाने की वजह से उसके नकल सफेद पड़ गए। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। शायंग, उसने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दांतों के दरमियान से निकल रही हो। तो 10 साल पहले एंसेस्ट्रल हॉल में जो हुआ उसकी यह हकीकत थी। तो मेरे पीछे 60 विप मार्क्स सब शायोंग की वजह से थे। जिस बात ने उसे मजीद गुस्सा दिलाया वो यह थी कि वो शायोंग्स की अकम्प्लिश बन गई थी। लिनकाई को फैमिली बैंक्वेट का वो दिन याद आया। याद आया कि कैसे शीन बेप्सी से खून के पूल में गिरा हुआ था। याद आया कि कैसे शीन ने जिद से अपना सर ऊंचा रखा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें यह समझाना चाहती थी कि पहले शायंग ने किया था, लेकिन उसने सोचा कि शीन शायंग को फंसाने के लिए ड्रामा कर रहा है। उसने उसे सफाई देने का एक मौका तक नहीं दिया। उसने अपने ही हाथों से उसकी अपने लिए मोहब्बत को खत्म कर दिया था। लिनकाइवी अचानक खड़ी हुई और वाइन बोतल को फर्श पर दे मारा। क्रैश कुछ टकराने की आवाजों के बाद उसकी कटी हुई उंगली से एक तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह बेख पर लग रही थी। उसके दिल के दर्द के मुकाबले में यह जिस्मानी जख्म कुछ भी नहीं था। उस रात लिनकाइवी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सीधे विला वापस गई और शायंग के दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खुला, इससे पहले कि शायंग खुशी के एक्सप्रेशंस दिखाता, लिनकाइवी के बॉडीगार्ड ने उसे गर्दन से पकड़ा और दीवार से दे मारा। शायंग, उसकी आवाज ऐसी थी जैसे जहन्नुम से कोई डीमन बोल रहा हो। शायंग की आंखें खौफ से फट गई। ऑक्सीजन की कमी से उसका चेहरा सुर्ख हो गया क्योंकि उसकी गर्दन पर पकड़ मजीद सख्त हो गई थी। उसका चेहरा पर्पल पड़ने लगा। काइली, तुम यह क्या कर रही हो? इससे कहो मुझे छोड़ दे। लिनकाइवी ने एक ठंडी हंसी हंसी बॉडीगार्ड को छोड़ने का कहा और फिर अपने फोन पर रिकॉर्डिंग उसे सुनाई। शाइन का चेहरा फौरन मुर्दे जैसी सफेद पड़ गया। ऐसा नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। कोई मुझे फ्रेम कर रहा है। उसने फ्रेंटिकली लिनकाइवी का हाथ पकड़ा, मगर उसने वायलेंटली उसे झटक दिया। फ्रेमिंग लिनकाइवी की नजर जहर जैसी थी। तो फिर इनका क्या? उसने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उसके मुंह पर दे मारी। कागज हर तरफ बिखर गए। तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? क्या इसके लिए भी कोई तुम्हें फ्रेम कर रहा है? शायंग ने नीचे देखा और अपने सामने अल्फाज साफ देखने के बाद वह फौरन जमीन पर गिर गया। सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। लिनकाइवी ने बगैर कुछ कहे ऊपर से उसे देखा। कुछ देर बाद वह मुड़ी और चली गई। उसका फिगर रेजोल्यूट और सर्द था। शायंग उसके पीछे रह गया। वो इतना शॉक्ड और टेरिफाइड था कि उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। दरवाजा जोर से बंद हुआ जिससे थंडरस नॉइज आई। शाइन इंस्टिंक्टिवली फ्लिंच हुआ। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, मगर उसकी आंखों में एक टेरिफाइंग हेटेड भरी थी। उसी वक्त पेरिस में अर्ली मॉर्निंग थी। सनलाइट फ्लोर टू सीलिंग विंडो से अपार्टमेंट के अंदर आ रही थी। मैं खिड़की के सामने सोफा पर बैठी थी। हाथ में हॉट कॉफी का कप था और हल्के से व्हाइट स्टीम का पफ निकाल रही थी। खिड़की के बाहर सीन रिवर स्पार्कल कर रहा था और आईफल टावर दूर डॉन लाइट में हल्का सा विजिबल था। यहाँ कोई लिनकाइवी नहीं है, कोई शायंग नहीं, कोई सफोकेटिंग पास्ट नहीं, सिर्फ मैं हूं। मैंने अपना सर झुकाया और कॉफी का एक सिप लिया। मेरे हंट थोड़े से मुस्कुराए। तो यह होता है फ्रीडम का टेस्ट। पेरिस में अपने तीसरे महीने में मैंने एक डिजाइन एकेडमी के एडवांस कोर्स में दाखिला लिया। पेंटिंग की फाउंडेशन मेरे पास पहले से थी और सालों से दबे हुए जज्बात को आखिरकार एक आउटलेट मिल गया। मेरे डिजाइन वर्क्स का एक यूनिक स्टाइल था जिसमें ईस्टर्न एस्थेटिक्स की सटिलिटी और वेस्टर्न आर्ट का लिबरल स्पिरिट दोनों शामिल थे। इसने जल्द ही मेरे सुपरवाइजिंग प्रोफेसर की तवज्जो हासिल कर ली। शियोन, तुम्हारे काम में बहुत वाइटालिटी है। प्रोफेसर ने मेरा डिजाइन स्केच पकड़ा हुआ था। उनकी आंखें एडमिरेशन से भरी थी, खासतौर पर इस ड्रेस की कट। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बटरफ्लाई अपने क्रिसलिस से बाहर निकल रही हो। मैं स्टंट रह गई, फिर मुस्कुराई। सही कहा, कुकून तोड़कर बटरफ्लाई बनना। मैंने आखिरकार यह कर दिखाया।
आखिरकार लिन कावी नाम के कुकून से एस्केप कर लिया। अपने इंस्ट्रक्टर से रिकॉग्निशन मिलने के बाद मैंने एम मार्च हिल पर एक छोटा सा स्टूडियो किराए पर लिया और अपना खुद का ब्रांड शुरू किया। चिनवान से मिलना एक कोइंसिडेंस था। हम एक डिजाइन एग्जिबिशन में मिले। वो चाइनीज डिसेंट से है और बचपन से फ्रांस में पली बड़ी है। उसका खानदान हाई एंड फैब्रिक के बिजनेस में है और वह खुद एक वेल नोन डिजाइनर है। उस दिन वह काफी देर तक मेरे बूथ के सामने रुकी रही। आखिरकार एक लंबी डार्क रेड ड्रेस की तरफ इशारा किया और पूछा, इस ड्रेस की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? मैंने उस ड्रेस को देखा। यह वो पीस था जो मैंने पेरिस पहुंचने के शुरुआती दिनों में बनाया था। मैंने बहुत सी स्लीपलेस नाइट्स गुजारी थी और तकरीबन पास्ट के दर्द में डूब रही थी, मगर मैंने उस दर्द को फ्यूचर की नरिशमेंट बना दिया और यूं यह ड्रेस पैदा हुई। खून जैसी रेड मगर स्कर्ट के hem पर एक गोल्डन बटरफ्लाई एम्ब्रॉयडर थी जो अपने विंग्स फड़फड़ा रही थी, उड़ जाने के लिए बेताब। कुकून ब्रेक, मैंने धीमे से कहा। चिनवान ने मुझे डीपली देखा, फिर अचानक मुस्कुराई। मैं चिनवान हूं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुमसे मिलकर खुशी हुई, डिजाइनर ऑफ कुकून ब्रेक। उसके बाद से वह मेरे स्टूडियो में रेगुलर आने लगी। कभी वह मेरे लिए कीमती फैब्रिक्स लाती और कभी वह बस खामोशी से एक तरफ बैठकर मुझे अपने डिज ड्रॉ करते हुए देखती। उसने कभी मेरे पास्ट के बारे में नहीं पूछा और कभी कोई बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की। उसने बस सही मिकदार में जेंटलनेस का इस्तेमाल किया ताकि मेरी डिफेंसेस को आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट कर सके। शयन एक शाम वो अचानक बोली, अगले महीने इंटरनेशनल फैशन वीक है। मेरे ब्रांड का एक स्लॉट है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहती हो? मैं स्टंट है गई। वो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था जिसका ख्वाब बेशुमार डिजाइनर्स देखते हैं। मैंने उसे देखा और उसकी आंखों में मुझे प्योर एडमिरेशन और इनकरेजमेंट नजर आई। वहां कोई पिटी नहीं थी, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, सिर्फ प्योर ट्रस्ट था। मेरे टैलेंट पर एक बिलीफ। मेरी आंखें जलने लगी। ओके। अगले दिनों में मैंने खुद को पूरी तरह फैशन वीक की तैयारी में डिवोटेड कर दिया। अब की मैं एक सादा व्हाइट शर्ट और जीन्स पहनती हूं। मेरे चेहरे पर एक हेल्दी ग्लो है। मेरे बारे में सबसे कैप्टिवेटिंग चीज मेरी आंखें हैं। अब उनमें कोई ह्यूमिलिटी या पेन नहीं है, बल्कि वह पीस और कॉन्फिडेंस से भरी है। तुम बिल्कुल डिफरेंट लग रही हो, लिंटम बड़बड़ाई। मैं हल्का सा मुस्कुराई। सही कहा, क्योंकि मैंने आखिरकार खुद से प्यार करना सीख लिया है। लिंटाम की आंखें सुर्ख हो गई। यह बहुत अच्छा है। मैंने आहिस्ता से उसकी बैक थपथपाई। सनलाइट ने हम दोनों को घेर लिया और मेरा हार्ट सॉफ्ट महसूस करने लगा। फैशन वीक के दिन मेरा पीस सबसे आखिर में दिखाने के लिए शेड्यूल था। मॉडल्स मेरे डिजाइन किए हुए गाउन्स पहनकर कैट वॉक पर आई। डार्क रेड सिल्क खून की तरह बह रहा था। लाइट के नीचे गोल्डन बटरफ्लाई ऐसा लग रहा था जैसे अपने विंग्स फड़ा रही हो, उड़ जाने के लिए बेताब। कुकून ब्रेक, मैंने धीमे से कहा। चिनवान ने मुझे डीपली देखा, फिर अचानक मुस्कुराई। मैं चिनवान हूं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुमसे मिलकर खुशी हुई, डिजाइनर ऑफ कुकून ब्रेक। चुन मेरे पास खड़ा हुआ और नरमी से बोला, देखो हर कोई तुम्हारा दीवाना हो गया है। एने स्टेज की तरफ देखा। मेरी आंखें थोड़ी नम थी। इस पल मैं अब लिंग काइवी की कोई एक्सेसरी नहीं रही थी और ना ही जिया शियांग की नजरों में एक मजाक थी। मैं सिर्फ मैं थी, एक ऐसी इंसान जिसने खुद को ढूंढ लिया था। एक बिल्कुल नई मैं। लिंकावी फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ी थी। उसकी नजरें खयानों में गुम बाहर रात को देख रही थी। जिया शियांग ने दरवाजा खोला और अंदर आया। काइवी, उसने नरमी से पुकारा। उसके चेहरे पर एक खुशामदी स्माइल थी। लाइट्स ऑन क्यों नहीं है? लिन कावी मुड़ी नहीं, बस हल्के से हूं कहा। उसका पुरसुकून रिएक्शन देखकर जिया शियांग आहिस्ता से करीब आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने खामोशी से उसे अवॉइड कर दिया। क्या कंपनी आजकल बिजी रही है? उसने अपना हाथ पीछे किया और हिचकिचाते हुए पूछा। उसकी आंखों में बेचैनी की एक झलक थी। लिन काइवी आखिरकार मुड़ी। उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आई। थोड़ी बिजी। उसने अपना हाथ उठाया और उसके चीख को सहलाया। उसकी आवाज साफ और नरम थी। क्या हुआ? क्या तुमने मुझे मिस किया? जिया शियांग दंग रह गया, फिर बहुत खुश हो गया। उनके बुरे ब्रेकअप के बाद से उसने काफी वक्त से उससे ऐसे बात नहीं की थी। वह जानता था लिनकावी उसे छोड़ने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बिल्कुल, मैंने तुम्हें मिस किया। उसने मौका देखकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज हद से ज्यादा मीठी थी।
तुमने आजकल मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा तुम मुझसे सच में नाराज हो। लिन काइवी ने उसे देखा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उसकी आवाज इतनी नर्म थी कि नशा सा कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो हल्के से हंसी। मैं बस तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट तैयार कर रही थी। जिया शियांग मुस्कुराया और अपनी लंबी बाहें लिनकाइवी की वेस्ट के गिर्द लपेट ली। उनके लंबे साए जमीन पर पड़े एक दूसरे में उलझे हुए, जिन्हें अलग करना मुश्किल था। एक हफ्ते बाद सिया कॉरपोरेशन को अचानक कैपिटल चेन क्राइसिस का सामना करना पड़ा। वो पार्टनर्स जिनसे डील्स हो चुकी थी, उन्होंने एक के बाद एक अपना कैपिटल निकाल लिया। बैंक लोन अप्रूवल्स बिना किसी वजह के डिले हो गए और यहां तक कि पुराने सप्लायर्स ने भी अचानक डिलीवरीज रोक दी। उसके बाप की परेशानी से हालत खराब थी। वह हर जगह भागा फिरा, लेकिन हर मोड़ पर उसे रुकावटों का सामना करना पड़ा। आखिर कौन हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? बोर्ड मीटिंग के दौरान उसके बाप ने मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया। उसी वक्त लिन कावी अपने ऑफिस में बैठी थी और उस रिपोर्ट को देख रही थी जो उसका असिस्टेंट लाया था। सिया कॉरपोरेशन की स्टॉक प्राइस अपने सबसे कम लेवल पर गिर चुकी थी और उसकी 3 सब्सिडरी कंपनीज लिक्विडेशन और बैंकरप्सी का सामना कर रही थी। उसके होंठ हल्के से मुड़े, लेकिन उसकी आंखों में स्माइल का एक निशान तक नहीं था। बहुत अच्छे, लेकिन यह अभी काफी नहीं है। उसने एक फोन किया। उसकी आवाज पुरसुकून और बेरहम थी। प्रेशर बनाए रखो। मैं चाहती हूं कि सिया फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की? उसे कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिया शियांग को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गलत है। उसने लिन कावी को अनगिनत कॉल्स की, लेकिन हर बार बात उसके सेक्रेटरी तक ही रह जाती। वो उसे ढूंढने उसकी कंपनी गया, लेकिन नीचे ही सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। सॉरी मिस्टर सिया, लिन ने हिदायत दी है कि वह किसी भी विजिटर से नहीं मिलेंगी। वह कब से एक विजिटर बन गया था। जिया शियांग घबरा गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि लिन कावी की नलमी और मिठास सिर्फ उसे बेखबर करने के लिए थी। उसने पागलों की तरह अपने कॉन्टेक्ट्स देखे और हर उस शख्स से राब्ता करने की कोशिश की जो उसकी मदद कर सके, लेकिन वो दोस्त जो उसे बहुत प्यार से मिलते थे, अब उसे किसी बीमारी की तरह अवॉइड कर रहे थे। सिया, ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। लिन पहले ही आर्डर दे चुकी है। अब कौन बीच में आने की हिम्मत करेगा? मिस्टर सिया, मैं वाकई मजबूर हूं। अब तुम अपने दम पर हो। मायूसी में जिया शियांग सीधा लिन कावी के विला गया और दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। काइवी, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। प्लीज एक जिया फैमिली को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। गेट आहिस्ता से खुला और लिन कावी सीढ़ियों पर खड़ी उसे नीचे देख रही थी। काइवी, जिया शियांग रेंगता हुआ करीब आया। उसका पट लेग पकड़ा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे और वह बिल्कुल बेबस लग रहा था। मुझे वाकई पता है मेरी गलती थी। मैं अब तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? लिनकावी आहिस्ता से नीचे बैठी और उसकी थोड़ी उठाई, उसे ऊपर देखने पर मजबूर किया। जिया शियांग, उसने नरमी से पूछा, क्या तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा किस बात का अफसोस है? जिया शियांग कांपा और उसने अपना सर हिलाया। लिनकावी मुस्कुराई, लेकिन इस स्माइल ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। मेरा सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मैंने तुम्हारा असली चेहरा पहले क्यों नहीं देखा। उसने उसकी थोड़ी चौड़ी खड़ी हुई। उसकी आवाज हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी थी। तुम्हारी वजह से मैंने उस इकलौते इंसान को खो दिया जो मुझसे सच्चा प्यार करता था। मैं तुमसे इसकी भारी कीमत वसूल करूंगी। जिया जमीन पर ढेर हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। तुम ऐसा नहीं कर सकती लिनकाइवी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूं। लिनकाइवी मुड़ी और चली गई। पीछे बस एक हल्की सी बात छोड़ गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारा प्यार एक कौड़ी के लायक भी नहीं है। 1 महीने बाद सिया कॉरपोरेशन ने ऑफिशियली बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। उसके बाप को कमर्शियल फ्रॉड के शक में अरेस्ट कर लिया गया। जिया ने अपना सारा लग्जरी सामान बेच दिया, लेकिन फिर भी वह इतना बड़ा कर्ज नहीं उतार सका। वो उस कभी शानदार रहने वाले विला के सामने खड़ा था। गेट पर लगे कोर्ट सील को देखकर आखिरकार घुटनों के बल गिर गया। लिन कावी फ्लोर 2 सीलिंग विंडो के सामने खड़ी थी, हाथ में विस्की का ग्लास लिए हुए एबर लिक्विड ठंडी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। विंडो के बाहर शहर की नियन लाइट्स चमक रही थी। ट्रैफिक लगातार चल रहा था, लेकिन उसकी दुनिया जैसे अपने सारे रंग खो चुकी थी। सिया फैमिली खत्म हो चुकी थी। शियांग बर्बाद हो गया था। कर्ज में डूबा हुआ एक
अमीर यंग मास्टर से पूरी तरह बदलकर एक स्ट्रीट रैट बन गया था, जिससे हर कोई बचता था। उसे जीत की खुशी महसूस होनी चाहिए थी, पर उसे अंदर से और भी खाली क्यों महसूस हो रहा था। उसने अपना सर पीछे किया और अल्कोहल का एक बड़ा घूंट भरा। उस केच लेकर ने उसके गले को जला दिया, लेकिन वो उस ठंडक को खत्म नहीं कर सकी जो उसके दिल में फैल रही थी। कॉर्पोरेशन के मीटिंग रूम में सीनियर मैनेजर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। लिंकाइवी चेयरमैन की सीट पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें ब्लड शॉट थी। उसने लापरवाही से अपने हाथ की फाइल टेबल पर फेंक दी। तुम इतने छोटे मसले के लिए मेरे पास आ रहे हो? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या मैं तुम्हें कुछ ना करने के पैसे देती हूं? मीटिंग रूम में मौत जैसी खामोशी थी। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इस महीने में यह तीसरी बार था जब लिंकावी ने मीटिंग में गुस्सा दिखाया था। जब से मैं गया था, वो एक बिल्कुल अलग इंसान बन गई थी। अल्कोहलिक, शॉर्ट टपड़ और अपने काम की तरफ लापरवाह। कंपनी के स्टॉक प्राइस गिरने लगे। शेयर होल्डर्स ने बेहिसाब शिकायतें की, लेकिन किसी ने उससे सीधा सवाल करने की हिम्मत नहीं की। असिस्टेंट ने ध्यान से एक फाइल पकड़ाई। सेन, यह पिछले क्वार्टर की फाइनेंशियल रिपोर्ट है। इस पर आपके सिग्नेचर चाहिए। लिंकाइवी ने उसे देखा तक नहीं, बस अपना फाउंटेन पेन उठाया और कुछ लकीरें खींच दी। बाहर जाओ, जैसे कोई माफी मिल गई हो। असिस्टेंट जल्दी से चला गया। ऑफिस में लिंकावी ने एक ड्रॉर खोला और एक फोटोग्राफ निकाली। वो उसकी और मेरी वेडिंग फोटो थी। फोटो में मैंने एक प्योर व्हाइट सूट पहना था और चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ खड़ा था, जबकि वह बिल्कुल ठंडी लग रही थी, जैसे यह मैरिज उसकी सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन हो। अब पुरानी बातें सोचते हुए वो सबसे ज्यादा लाफेबल लग रही थी। देर रात को नशे में धुत लिंकाइवी ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कॉल किया। क्या तुमने उसे अब तक ढूंढा? दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी रही। सेन मिस्टर एंस की एंट्री और एग्जिट रिकॉर्ड्स किसी ने जानबूझकर डिलीट कर दिए हैं। हम उनका पता नहीं लगा सकते। बेकार। लिंकाइवी ने अपना फोन दीवार पर दे मारा और स्क्रीन फौरन टूट गई। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई, अपनी कार की चाबियां उठाई और दरवाजे से बाहर भागी। मेरा पुराना अपार्टमेंट अब भी खाली था। वहां कोई नहीं रहता था और किसी ने उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की थी। लिंकाइवी ने स्पेयर की का इस्तेमाल करके दरवाजा खोला और धूल की हल्की सी बूंद उससे टकराई। अपार्टमेंट में कुछ भी नहीं बदला था। वो वूल कार्डिगन जो मैं अक्सर पहनता था अब भी सोफा पर पड़ा था। दिस मैगजीन जो मैंने खत्म नहीं की थी वो कॉफी टेबल पर थी और मेरा पसंदीदा एप्रन किचन में एक हुक पर लटका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस थोड़ी देर के लिए सैर पर गया हूं और किसी भी वक्त वापस आ सकता हूं। लिंकाइवी की टांगे जवाब दे गई और वह अपने घुटनों के बल गिर गई। अल्कोहल और रिग्रेट एक साथ उस पर हावी हो गए और उसकी नजर धुंधली होने लगी। शियांग, उसने सिसकियों से रूंधे गले से अपने आप से कहा, मैं गलत थी, प्लीज वापस आ जाओ। खाली कमरे में सिर्फ उसकी एक्को ने जवाब दिया। जब सुबह हुई, लिंकाइवी ठंडी फ्लोर पर जागी। लंबे अरसे की अल्कोहलिज्म की वजह से उसके सर में शदीद हेडेक हो रहा था, लेकिन उसकी यादें खौफनाक हद तक साफ थी। लिंकाइवी धीरे से उठी, यादों से भरे इस घर को आखिरी बार देखा और नरम मिली से दरवाजा बंद कर दिया। अगर वह उसे ढूंढ सकी, अगर वह उसे एक और चांस देने को तैयार हुआ तो वह यकीनन अपनी बाकी जिंदगी उसकी तलाफी करने में गुजार देगी। पेरिस में विंटर हमेशा अचानक आ जाती है। मैंने अपना वूल स्कार्फ मजबूती से लपेटा। मेरी सांस से ग्लास विंडो पर धुंध छा रही थी। स्टूडियो में हीटर अभी तक ठीक नहीं हुआ था। मैंने अपनी उंगलियां रगड़ी जो ठंड से लाल हो गई थी और पेपर पर नए कलेक्शन के लिए डिजाइन स्केच करना जारी रखा। फैशन वीक के बाद मैं मशहूर हो गया। बेशुमार इनविटेशंस और कोलैबोरेशन लेटर्स मेरे स्टूडियो में आने लगे। वक्त की कमी हो गई थी। मैंने अपने आप को डिजाइन टेबल में मशरूफ कर लिया। मेरे हाथ में पेन चलता रहा। अचानक डोर बेल बजी। सरप्राइज चिनवान दरवाजे पर खड़ी थी। उसके काले कोट के कंधों पर बर्फ के कुछ गले थे जो अभी तक पिघले नहीं थे। उसने हाथ में कॉफी के 2 स्टीमिंग कप्स पकड़े हुए थे। ठंड से उसकी नाक थोड़ी लाल थी और उसकी आई लशेस पर पानी की नन्ही बूंदें थी, जैसे सुबह की रोशनी में मुट्ठी भर छोटे डायमंड्स बिखेर दिए गए हो। मैंने सुना है कि कोई डिजाइनर कल रात फिर देर तक जागा था। उसने मुझे कब पकड़ाया। उसकी फिंगर टिप्स गलती से मेरे हाथ की पुष्ट से टकराई। डबल कैरेमल हाफ मिल्क। मैं दंग रह गया। यह वो टेस्ट था जो मुझे कॉलेज के वक्त से पसंद था। एक ऐसी बात जो लिंकाइवी को भी याद नहीं थी। जैसे ही कॉफी ने मेरी हथेली को गर्मी दी,
मैंने देखा कि कप स्लीव पर एक टेढ़ी मेढ़ी बटरफ्लाई बनी हुई है। क्या यह तुमने बनाया है? क्या यह उसकी तरह नहीं लग रही? चिनवान मुझे दिखाने के लिए थोड़ा करीब आई। यह एक विंग है और यह एंटीना है। वो कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी और सीडर वुड की खुशबू जो उस पर मौजूद ठंडी हवा के साथ मिली हुई थी मुझसे टकराई। मैंने अचानक उसके दाएं ईयर लोब पर एक छोटा सा मोल देखा जो उसके काले बालों के नीचे एक सीक्रेट स्टार की तरह था। कॉफी ठंडी हो रही है। मैंने जल्दी से अपना सर नीचे किया और एक सिप ली, लेकिन जब मैंने ऊपर देखा उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और मेरे होठों के किनारे पर लगा मिल्क स्टेन साफ कर दिया। उसकी गर्म उंगली का पोरा छुआ और फिर पीछे हट गया। हमारी नजरें मिली और हम दोनों एक लम्हे के लिए थम ही गए। खिड़की के बाहर सर्दी की पहली बर्फ खामोशी से गिर रही थी। स्प्रिंग फैशन वीक से पहली रात अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। जब मैं परेशानी में कन्वेंशन सेंटर के एंट्रेंस पर खड़ा था, पीछे से एक काली छतरी ने मुझे ढक लिया। मुझे पता था तुम छतरी नहीं लाओगे। चिनवान का सीधा कंधा पहले ही भीग चुका था। चलो, मेरी कार सड़क के उस पार पार्क है। बारिश का पानी कोबलस्टोन पथ पर छोटी नदियों की तरह बह रहा था। चिनवान अपनी हाई हील्स में एहतियात से चल रही थी जब अचानक उसका पैर फिसला और वो मेरी बाहों में गिर गई। ध्यान से मैंने एक हाथ उसकी कमर के गिर्द लपेटा। छतरी हवा में झूल रही थी और ठंडी बारिश हमारी स्लीव्स के दरमियान फवार बनकर गिर रही थी। भीगे हुए कपड़े से मैं उसका सीना, उसकी गर्मी और उसके दिल की धड़क साफ महसूस कर सकता था। धक धक, मैं नहीं जानता किसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हम दोनों एक ही वक्त पर बोले और फिर एक ही साथ खामोश हो गए। आखिरकार चिनवान हंसी और पहले बोली, कैसा रहे अगर हम 3 तक गिने और एक साथ बोले? बारिश की चादर में उसकी आंखें पानी में भीगे ऑब्सीडियन जैसी थी। मुझे अचानक वो डिजाइन याद आया जो मैंने कल बदला था। उस ड्रेस की लाइनिंग पर मैंने खुफिया तौर पर एक सुनहरी बटरफ्लाई का आधा पर कढ़ाई किया था। चिनवान, मैंने धीमे से कहा, फैशन वीक खत्म होने के बाद चलो लेवेंडर देखने चलते हैं। उसने मेरा जुमला पूरा किया। मैंने पहले ही चेक कर लिया है। अगले महीने प्रोवांस में फूलों का मौसम शुरू हो रहा है। बारिश की आवाज रफ्तार रफ्तार कम हो गई और बादलों के दरमियान से चांद की थोड़ी सी रोशनी निकल आई। मिलान फैशन वीक के दौरान मेरे स्टूडियो की लाइट्स सारी रात चलती थी। मैंने एक के बाद एक आइस्ड कॉफी पी और आखिरकार मुझे तेज बुखार हो गया जो उतर ही नहीं रहा था। होटल के कमरे में मुझे धुंधला सा महसूस हुआ कि कोई मेरी गर्दन को पिछली तरफ से नरमी से उठा रहा है और गर्म दवा मेरे गले से नीचे उतर रही है। निंगबैंग, क्या वक्त हुआ है? सुबह के 3 बजे हैं। चिनवान की आवाज थी। क्या तुम्हें पता है तुम्हें 39 डिग्री बुखार है? मैंने आंखें खोलने की कोशिश की और देखा कि उसने एक सिलवटों वाली लंबी ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। बेड साइड टेबल पर बुखार के पैचेस और दवाओं के धब्बे बिखले हुए थे। तुम सोई नहीं? एक खास मरीज हर आधे घंटे बाद अपना कंबल लात मारकर हटा देता है। उसने गीले तौलिए से मेरा पसीने वाला माथा साफ किया और बिना रुके बातें करते हुए मेरा बाजू पकड़े रखने पर जिद की। मैं फौरन जाग गया। क्या मैं नींद में बोल रहा था? चिनवान अचानक इतना करीब झुकी कि मैं उसकी पलकें गिन सकता था। शयान, उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा। सच में मैंने पहले ही तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कोसने से सच में बुखार कम हो सकता है। अभी जब तुमने उसे 7वीं बार कोसा तो तुम्हारा टेम्परेचर वाकई 0.3 डिग्री गिर गया। मैं हंस पड़ा, फिर अचानक खामोश हो गया। मेरी आंखें सुर्ख हो रही थी। चिनवान ने नरमी से मुझे गले लगा लिया, अपनी ठोड़ी मेरे कंधे पर रखते हुए। मर्दों को भी रोने की इजाजत है। अगर रोना चाहते हो तो रो। मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं। प्रोवेंस की धूप पेरिस से ज्यादा दरियादिल है। चिनवान लॉन फूलों के खेत के दरमियान खड़ी मुझे देख रही थी जब लोकल बच्चों ने मुझे घेर लिया जो मुझे फ्लावर क्राउन बनाना सिखा रहे थे। मैंने अनाड़ीपन में फूलों की कुछ डंडियां तोड़ दी और आखिर में उन्हें पैसों की रिश्वत देकर जान छुड़ाने की कोशिश की। इस बात पर बच्चों का कहकहा निकल गया। मिस डिजाइनर, मैं मुड़ा और उसकी तरफ चल पड़ा, अपने हाथों में कुछ छुपाए हुए। बराहे मेहरबानी अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही चिनवान ने अपनी आंखें बंद की उसे अपने बालों पर हल्का सा वजन महसूस हुआ। ठीक है, आंखें खोलो। मैंने अपना फोन इस्तेमाल किया उसे लाइव तस्वीर दिखाने के लिए। उसके सर पर एक टेढ़ा मेढ़ा लेवेंडर क्राउन था जो एक मजाहिया छोटे तियारा जैसी लग रही थी। यह बहुत बदसूरत है। चिनवान ने उसे उतारने के लिए हाथ बढ़ाया
लेकिन मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। ठहरो। मैंने अपनी पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकाला और हवा में उसके सामने लटकाया। ब्रेसलेट के अंदर एक फ्रेंच फ्रेज नक्श था जिसका मतलब था मेरी बहार। चिनवान ने अपने सामने वाले शख्स को इशारा किया कि वह उसे पहना दे। बच्चों की खुशी भरी हंसी दूर से गूंज रही थी। बैंगनी फूलों की लहरें हवा में झूम रही थी। मैं अपने स्टडी की फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ा था। मेरे हाथ में सुनहरी किनारी वाला इनविटेशन लेटर था। मुल्क के बड़े ज्वेलरी ब्रांड यूनी ने मुझे अपनी नई कलेक्शन के लिए आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम करने की दावत दी थी। चिनवान लॉन दरवाजा धक्का देकर अंदर दाखिल हुई। उसके हाथों में हॉट कॉफी के 2 कप्स थे। मुझे सोच में डूबा देखकर उसने नरमी से पूछा, अभी भी हिचकिचाहट हो रही है? मैं होश में आया। मेरी उंगलियों के पोरे अनजाने में इनविटेशन लेटर के किनारे को सहला रहे थे। मैंने सोचा था मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। चिनवान ने मुझे कॉफी पकड़ी। कप की गर्मी मेरी हथेली से महसूस हो रही थी। क्या तुम उसे देखने से डर रहे हो? मैं एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर अचानक मुस्कुराया। नहीं, मैंने अपना सर हिलाया। मैं बस सोच रहा था मैं असल में किस बात से डर रहा हूं। खिड़की के बाहर सिकमोर का एक पत्ता हवा से उलट पलट रहा था और विंडो सील पर गिरने से पहले चक्कर खा रहा था। जब मैंने दोबारा ऊपर देखा तो मेरी आंखों में पुख्ता इरादा था। मैं अपनी बाकी की जिंदगी छुपकर नहीं गुजार सकता। जब प्लेन उस जाने पहचाने शहर में लैंड हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए डेज्ड रह गया। 3 साल गुजर चुके थे। एयरपोर्ट बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, लेकिन मेरी ज़हनी हालत पहले ही बदल चुकी थी। मिस्टर एन, वो असिस्टेंट जो एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने मेरा गर्मी से इस्तकबाल किया। मुल्क में वापसी पर खुशामदीद। डायरेक्टर ने खास तौर पर मुझसे कहा था कि पहले मैं आपको आराम करने के लिए होटल ले जाऊं। हम कोलैबोरेशन की डिटेल्स पर कल बात करेंगे। मैंने मुस्कुराकर सर हिलाया और असिस्टेंट के पीछे पार्किंग लॉट तक गया। कार की खिड़की से बाहर सड़क के मनाजर तेजी से गुजर रहे थे। ऊंची बिल्डिंग्स के दरमियान कभी कभी जाने पहचाने साइंस नजर आ जाते थे। इस जगह में कभी मेरी सारी मोहब्बत और नफरत बसी थी। अब यह एक बंद पुरानी किताब की तरह थी जो मेरे अंदर कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती थी। जब लिन काइवई को मेरी मुल्क में वापसी का पता चला, वो एक मीटिंग में थी। उनकी असिस्टेंट ने जल्दी से दरवाजा खोला, नीचे झुकी और उनके कान में कुछ अल्फाज कहे। उनकी प्यूपल्स अचानक सुकड़ गई। उनके हाथ से पेन एक धड़की आवाज के साथ डॉक्यूमेंट्स पर गिर गया, जिससे इंक के कुछ कतरे फैल गए। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही है? उनकी आवाज खौफनाक थी। असिस्टेंट ने सर हिलाया। आज एयरपोर्ट से आने वाली कार हमारी ग्रुप्स बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे खड़ी है। बहुत से लोगों ने इसे देखा है। लिनकावई अचानक खड़ी हो गई। मीटिंग रूम में फौरन खामोशी छा गई। मीटिंग एडजर्नड, वो यह अल्फाज कहकर तेजी से बाहर निकल गई। लिनकावई की कार सड़क पर तेजी से दौड़ी और आखिरकार यूनाई ग्रुप बिल्डिंग के सामने रुकी। जैसे कि उन्होंने कार का दरवाजा खोला, उन्होंने रिवॉल्विंग डोर से एक शख्स को निकलते देखा। वो मैं था, एक सिंपल व्हाइट सूट पहने हुए जिसने मेरे चौड़े कंधों और पतली कमर को वाज किया था। मेरा लंबा कद और फिगर इतनी पुरस्कून और डैजलिंग थी, लिनकाइवे की सांस रुक गई। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाली थी, एक और शख्स ने उनका रास्ता रोक लिया। दोनों औरतों की नजरें हवा में मिली, जिनमें गुस्से की चिंगारियां थी। रास्ते से हट जाओ। लिनकाइवे की आवाज बल्ब की तरह ठंडी थी। चिनवान 1 इंच भी नहीं हिली। वह तुम्हें नहीं देखना चाहते। लिनकाइवे की मुट्ठी अचानक बंध गई और उनकी आंखें सुर्ख हो गई। तुम खुद को समझती क्या हो जो मुझे रोकने की जुर्रत कर रही हो? क्वीन जिवान ने एक सर्द हंसी हंसी। और तुम कौन हो? एक ऐसी शख्स जिसने उन्हें गहरा जख्म दिया। तुम्हें उनके सामने आने का क्या हक है? यह जुमला लिनकाइवे के दिल में सीधा छुरी की तरह लगा। उनकी मुट्ठियां इतनी सख्ती से बज गई कि उनकी हड्डियां चटकने लगी। लेकिन वह इस बात को झुठला नहीं सकी। दूर से मुझे कुछ महसूस हुआ और मैंने इस तरफ देखने के लिए रुख मोड़ा। लिनकाइवे की सांस फौरन रुक गई। मैं उन्हें देख रहा था, लेकिन अगले ही पल याद सुकून से हट गई, जैसे कि वह कोई मामूली राहगीर हो। मैं झुका और कार में बैठ गया। वो काली कार आहिस्ता से निकल गई। लिनकाइवे अपनी जगह जम गई, जैसे उनकी रगों में खून जम गया हो। मैं अब उनसे नफरत भी नहीं करना चाहता था। लाई चिनवान की आवाज उन्हें हकीकत में वापस ले आई। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो अब उन्हें परेशान मत करना।
लिन काइवई ने सुर्ख आंखों से उनकी तरफ देखा। तुम खुद को क्या समझती हो? उनकी नई लवर। मैं कौन हूं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिन युवान ने ठंडे मिजाज से कहा, जरूरी यह है कि वह अब बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम्हारे बगैर गुजरे दिनों में उन्होंने आखिरकार खुद से मोहब्बत करना सीख लिया है। रात हो गई। लिन काइवई उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे अकेली खड़ी थी जहां मैं रहा करता था। तीसरी मंजिल की खिड़की अंधेरी थी। अब उनके लिए कोई रोशनी नहीं जलती थी। आखिरकार वह दीवार के सहारे गिर गई और उस खिड़की की तरफ ऊपर देखने लगी। शियान रात की हवा ने उनकी सरगोशी को बिखेर दिया। लिन काइवई होटल लॉबी के कोने में खड़ी थी। उनकी मुट्ठियां बजने की वजह से नक्कल सफेद हो गए थे। 3 दिन गुजर चुके थे। वो एक पागल औरत की तरह लोगों को मेरा पूरा शेड्यूल इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज रही थी। आखिरकार उन्हें पता चल गया कि मैं आज रात एक प्राइवेट डिनर पार्टी में जाऊंगा। उन्हें नहीं पता था कि वह यहाँ क्यों आई हैं। शायद यह हार मानने से इनकार की वजह से था। शायद इसलिए क्योंकि वह इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मैं उनकी जिंदगी से पूरी तरह खत्म हो गया हूं। एलिवेटर एक डिंग की आवाज के साथ बाहर निकला। मैं क्वीन युवान का हाथ पकड़े हुए बाहर निकला। मैंने एक डार्क सूट पहना था। मेरे लैपिल पिन का डायमंड रोशनियों में चमक रहा था। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। इतने हैंडसम, इतने दूर। लिन काइवई के दिल में शदीद दर्द हुआ। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी और पुकारा, शियन। मेरे कदम रुक गए। मैंने आहिस्ता से अपना सर मोड़ा और मेरी नजर लिन काइवई के चेहरे पर पड़ी। मेरी आंखों में एक हैरत की झलक आई जो फौरन ही दोबारा पुरसुकून हो गई। जियोलिन, मैंने हल्का सा सर हिलाया। मेरा लहजा इतना दूर था जैसे मैं किसी बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा हूं। लिन काइवई का गला थोड़ा सा भर आया। उन्होंने अनजाने में एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। चिन युवान ने तेवरी चढ़ाई और अनजाने में आधा कदम आगे बढ़कर हमारे दरमियान आ गई। लेकिन मैंने प्यार से उसके हाथ की पुष्ट को थपथपाया। यून, पहले कार में मेरा इंतजार करो। ओके। विंसियो, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन रुक गई। मेरी पुरस्कून आंखें देखकर उसने आखिरकार सर हिलाया और चली गई। लॉबी में सिर्फ हम दोनों रह गए थे। एक ऐसी खामोशी जिसे बयान नहीं किया जा सकता आहिस्ता से फैल गई। शायन लिन काइवई की आवाज भरी हुई थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने खामोशी से उसे देखा। मेरी नजर गहरे पानी के कुंड की तरह पुरस्कून थी। कहो। लिन काइवई की उंगलियां हल्की सी कांपी। उसने हमारी दोबारा मुलाकात के मंजर को बेशुमार बार सोचा था, लेकिन जब मैं वाकई उसके सामने खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करें। मुझे माफ कर दो, वो आखिरकार बोली। उसकी आवाज में एक दबी हुई सिसकी थी। एंसेस्ट्रल हॉल वाला वाकया, बर्थडे वाला वाकया, डिवोर्स, सब कुछ। मैंने हर तरह से तुम्हारे साथ बुरा किया। उसके घुटने धमाक से मार्बल के फर्श पर लगे। मैं तुमसे माफी की भीख मांगती हूं। आसपास का हुजूम फौरन खामोश हो गया। बेशुमार नजरें हमारी तरफ मुड़ गई। लिन कॉर्पोरेशन की ऊंची और ताकतवर सीईओ अब एक ऐसे आदमी के सामने घुटनों के बल बैठी थी जो एक आवारा कुत्ते की तरह आज था। मैंने उसे नीचे देखा। मेरी आंखों में कोई हलचल नहीं थी। लिन काइवई, मैंने नरमी से कहा, कुछ चीजें सिर्फ पछतावे से ठीक नहीं की जा सकती। लिन काइवई ने ऊपर देखा। उसकी आंखें सुर्ख थी। क्या हमारे लिए वाकई अब कोई मौका नहीं बचा? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह मायूसी में निजात की आखिरी उम्मीद पकड़ने की कोशिश कर रही हो। मैंने उसे खामोशी से देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। वो मुस्कुराहट बहुत हल्की थी, लेकिन यह लिन काइवई के दिल में चुरी की तरह चुभी, क्योंकि मेरी आंखों में उसे थोड़ा सा भी लगाव नजर नहीं आया। तुम अब मेरे फ्यूचर का हिस्सा नहीं हो। मैं मुड़ने लगा जाने के लिए। लिन काइवई ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। शायन, उसने तकरीबन भीख मांगते हुए इल्तिजा की, मुझे एक और मौका दो, सिर्फ एक और बार। मैं रुक गया। अपना हाथ नहीं छुड़ाया, लेकिन पीछे भी नहीं मुड़ा। क्या तुम जानती हो, मैंने एक बार वाकई सोचा था कि जब तक मैं तुमसे काफी प्यार करूंगा, काफी कुछ दूंगा, तो एक दिन तुम मुड़कर मुझे देखोगी। बाद में मुझे एहसास हुआ। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ा लिया। लव इस तरह काम नहीं करता। लिन काइवई वहीं घुटनों के बल बैठी रही, मेरी जाती हुई पीठ को दूर होते देखती रही। उसकी उंगलियों में अब भी मेरी कलाई की गर्माहट थी, लेकिन उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। दरवाजे के बाहर क्विंसी और मैं कार में बैठ गए। जिस लम्हे में बैठने के
लिए झुका। एक सिकमोर का पत्ता उड़ता हुआ कार की खिड़की पर गिरा। लिन काइवी को अचानक बहुत साल पहले का वक्त याद आया। उस वक्त मैं अब भी एक शरारती लड़का था जो चुपके से उसके डेस्क के ड्रॉर में सैंडविच डाल रहा था। जब उसे पता चला मैं शर्मा गया और कहा, तुम्हारी फिक्र किसे है? मुझे तो बस डर है कि तुम भूख से मर ना जाओ और फिर लड़ने के लिए कोई नहीं होगा। अगर वक्त पीछे मुड़ सकता, अगर उसे अपने जज्बात का एहसास पहले हो जाता। अफसोस की बात है कि इस दुनिया में अगर मगर की कोई जगह नहीं। काली कार आहिस्ता से चली गई और आखिरकार रात में गायब हो गई। खिजा की एक देर रात बारिश के वक्त सिया एक सस्ते मोटेल के बिस्तर पर दुबका हुआ था। उसके फोन की स्क्रीन की रोशनी ने उसके थके हुए चेहरे को रोशन किया। न्यूज नोटिफिकेशंस एक के बाद एक आने लगे। जिया कॉरपोरेशन ने रस्मी तौर पर दर्जनों बिलियंस के कर्ज के साथ बैंकरप्सी का ऐलान कर दिया। शाहो चियांग के बाप को कमर्शियल फ्रॉड के शुबे में अरेस्ट कर लिया गया। 10 साल से ज्यादा की जेल का सामना करते हुए शाहो ने अचानक अपना फोन दीवार पर दे मारा। खामोश कमरे में स्क्रीन टूटने की आवाज बहुत बुरी तरह गूंजी। उसने तकिए को गले लगाया और रोने लगा। उसके महंगे पैजामों पर लकीरें पड़ चुकी थी। उसकी कलाई पर डायमंड ब्रेसलेट जो कभी लाखों का था, वह भी जा चुका था। 3 महीने पहले वह अमीर यंग मास्टर था जिसकी सब खुशामद करते थे, लेकिन अब वह मुश्किल से मोटेल के कमरे के पैसे दे सकता था। अगली सुबह सवेरे शायांग आईने के सामने खड़ा हुआ। अपने थके हुए चेहरे पर आखिरी बार ध्यान से मेकअप लगाने लगा। उसे लिन काइवी से मिलना था। वो औरत जो कभी उसकी हर बात मानती थी। वो औरत जो उस पर खुलकर खर्च करने के लिए तैयार रहती थी। जब तक वह नरम पड़ जाती, वह वापसी कर सकता था। उसने अपना वाहिद बचा हुआ अच्छा सूट पहना और लिन कॉरपोरेशन की बिल्डिंग चला गया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा और फौरन तेवड़ी चढ़ाकर उसे रोक दिया। मिस्टर शायांग, लिन ने हिदायत दी है कि वह आपसे नहीं मिलेंगी। शायांग ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट दिखाई। उसे कहो कि मेरे पास शी से मुतालिक बात करने के लिए कुछ जरूरी है। सिक्योरिटी गार्ड एक लम्हे के लिए हिचकिचाया लेकिन आखिरकार इंटरनल कॉल कर दी। 5 मिनट बाद शायांग को टॉप फ्लोर के ऑफिस लाया गया। लिन काइवी फ्लोर 2 सीलिंग खिड़की के सामने खड़ी थी। उसकी पीठ दुब्बली और सर्द थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर भी वह नहीं मुड़ी। काइवी शायांग की आंखें बोलते ही भर आई। उसकी आवाज जज्बात से भर गई थी। मुझसे गलती हो गई। मुझे वाकई पता है कि मैं गलत था। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन वह एक तरफ हो गई। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास शी से मुतालिक कुछ है। क्या है वो? उसकी आवाज बर्फ की तरह सर्द थी। शायांग जमीन पर गिर गया। उसकी तरफ ऊपर देखते हुए उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वह सब मेरी मर्जी नहीं थी। किसी और ने मुझे मजबूर किया था। काइवी प्लीज मेरा यकीन करो। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। लीन काइवी आखिरकार पीछे मुड़ी और उसे नीचे की तरफ देखने लगी। उसकी नजर ने उसकी स्पाइन में एक ठंडक सी दौड़ा की। उसमें पहले जैसी कोई वार्मथ नहीं थी, सिर्फ डिस्गस्ट और रिडिक्यूल था। शियाचियांग वो स्नेयर करते हुए बोली, क्या तुम्हें पता है जिस तरह तुम अभी दिख रहे हो वो मेरे लिए वाकई डिस्गस्टिंग है। ऐसा नहीं है। उसने परेशानी में अपना सर हिलाया। यह शियान है। उसने जरूर तुम्हारे सामने मेरी स्लेंडर की होगी। काइवी, क्या तुम भूल गई कि हम पहले खामोश हो जाओ? लीन काइवी ने अचानक उसकी चिन पकड़ ली। क्या तुम उसका नाम लेने के वर्दी भी हो? उसने ड्रॉवर से फोटो का एक स्टक निकाला और उन्हें जोर से उसके चेहरे पर फेंका। फोटो पूरे फर्श पर बिखर गए। वो सब बहुत सालों से मुख्तलिफ औरतों के साथ उसकी इंटीमेट पिक्चर्स थी। क्या यह भी दूसरों ने तुम पर जबरदस्ती थोपी थी? लीन काइवी की नफरत भरी नजर उस पर पड़ी, उसे क्रश करते हुए और पूरा ट्रेम्बल करने पर मजबूर करते हुए। उस रात के बाद शियांग पूरी तरह अब इसमें गिर गया। जब कोई रास्ता ना बचा तो वह एक अंडरग्राउंड बार में दाखिल हुआ। मध्यम रोशनियों के नीचे बार की फीमेल ओनर ने उसे क्रिटिकली देखा। क्या तुमने पहले कभी इस तरह का काम किया है? शिया चियांग ने अपने कपड़े पकड़ लिए। उसके नाखून उसकी पाम्स में गहराई तक धंस गए। नहीं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। ओनर ने स्नियर किया और उसकी तरफ एक रिवील सी थ्रू आउटफिट फेंका। चेंज करो। तुम आज रात से क्लाइंट्स को एंटरटेन करना शुरू करोगे। शिया चियांग ने ट्रेम्बलिंग हाथों से सी थ्रू आउटफिट लिया और चेंजिंग रूम में दाखिल हो गया। आईने में उसने अपना पेल चेहरा देखा। उसका पुराना रिफाइंड लुक खत्म हो चुका था, जिसकी जगह आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स ने ले ली थी। सुबह के 3 बजे
बार के स्मोक से भरे हुए एक प्राइवेट रूम में शिया चियांग एक ओबीज मिडिल एज औरत की बाहों में था, जिसके मुंह से अल्कोहल की बदबू आ रही थी जो उसकी नेक पर हर जगह रब कर रही थी। मैंने सुना है तुम पहले एक रिच एंड मास्टर हुआ करते स्वीटी औरत बेहुदा तरह से हंसी। बताओ तुम्हें कितने चाहिए? शियांग ने वोमिट करने की अर्ज को दबाया और फोर्स स्माइल दी। सिस्टर वोंग आप मजाक कर रही हैं। लेकिन औरत के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। उसने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। उस ब्लो से वह लड़खड़ा गया और उसके मुंह से ब्लीड होने लगा। एक कोने में जहां कोई नहीं देख सकता था, उसकी नजर धीरे धीरे डिस्टोर्टेड हो गई। अगर लीन काइवी ने उसे डेड हैंड तक ना पहुंचाया होता तो उसका यह हाल कैसे होता? उसी वक्त लीन कॉर्पोरेशन के मीटिंग रूम में बिल्कुल खामोशी थी। शेयर होल्डर्स के चेहरे ऐशन थे। उनके हाथों में डॉक्यूमेंट्स क्रम्पल थे। सीईओ लीन पिछले क्वार्टर की फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाती है कि ग्रुप को 3.7 बिलियन का लॉस हुआ है। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो फिर इसे बैंकरप्ट होने दो। लीन काइवी अपनी चेयर पर पीछे होकर बैठ गई। उसकी नजर खोए हुए अंदाज में सीलिंग की तरफ भटक रही थी, एक ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जैसे इससे उसका कोई लेना देना ना हो, जैसे किसी और की कंपनी की बात हो रही हो। मीटिंग रूम में फॉरेन केओस शुरू हो गया। क्या तुम पागल हो? या तुम्हारे ग्रैंडफादर की पूरी जिंदगी की मेहनत है लीन काइवी। क्या तुम एक मर्द के लिए अपना फैमिली बिजनेस फेंक दोगी? लीन काइवी धीरे से खड़ी हुई। उसका लॉन्ग ड्रेस डिशेबल्ड था। अब उसकी पहले जैसी अपीयरेंस नहीं रही थी। उसने एक लफ्ज नहीं कहा और पीछे मुड़े बगैर मीटिंग रूम से चली गई। उसके पीछे से फर्श पर टी कप टूटने की आवाज आई और कर्सज आई, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। उसकी दुनिया बहुत पहले ही एक डेड साइलेंस बन चुकी थी। देर रात कावी अकेली रिवर बैंक की तरफ ड्राइव करके गई। कार विंडो पूरी खुली थी। ठंडी हवा को अंदर आने दे रही थी, जिसने उसके बालों को उलझा दिया था। पैसेंजर सीट पर एक क्राफ्ट पेपर बैग था। उसके अंदर मेरे बनाए हुए डिजाइन वर्क्स की समरी थी जो मैंने हाल ही में बनाए थे। पेरिस फैशन वीक से लेकर डोमेस्टिक ज्वेलरी एक्सिबिशंस तक एक भी पेज मिसिंग नहीं था। उसने ट्रेम्बलिंग हाथों से उन फोटो को सहलाया। हर पिक्चर में मैं हैंडसम तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसके बगैर उन दिनों में मैं बहुत अच्छी तरह रहा। लीन काइवी ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन मेरे सोशल मीडिया होम पेज पर रुकी हुई थी। सबसे लेटेस्ट पोस्ट 3 दिन पहले की थी। नई कलेक्शन रिप जल्द ही आ रही है। उन सबका शुक्रिया जो मुझसे प्यार करते हैं। साथ लगी फोटो मेरी और चिन युवान की एक पिक्चर थी। वो दोनों सन रिवर के किनारे खड़े थे। उनकी 10 उंगलियां इंटरटन थी। लीन काइवी की नजर धुंधला गई। उसने धीरे से एक्सीलरेटर दबाया। स्पीडोमीटर की नीडल लगातार चढ़ रही थी। रिवर की वेव्स मून लाइट्स में स्पार्कल कर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी वेडिंग ड्रेस पर क्रश डायमंड्स। शियान, उसने सॉफ्ट तरीके से मेरा नाम पुकारा। उसने स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया। अगर कोई अगली जिंदगी हुई ब्लैक कार गार्ड रेल को चीरते हुए कमान से निकले एरो की तरह बर्फीली रिवर में जा गिरी। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्ट। आज सुबह सवेरे एक ब्लैक कार लिन रिवर में जा गिरी। सैल्वेज ऑपरेशंस जारी है। लाइसेंस प्लेट की मालूमात के मुताबिक ओनर का शक लीन कॉर्पोरेशन की सीईओ लीन काइवी पर है। शहर के दूसरी तरफ एक बेसमेंट में शिया चियांग ने अपने फोन पर न्यूज देखी और अचानक मनाइकल लाफ्टर में हंसने लगा। वो मर गई है। वो सच में मर गई है। वो तब तक हंसता रहा जब तक उसके चेहरे से आंसू नहीं निकल आए, जिससे उसकी आंखों के पास वाला हैवी मेकअप फैल गया। टेबल पर एक डैगर था जो उसने कभी यूज नहीं किया था। उसे अपने हाथों से मारने का मौका तक नहीं मिला था, लेकिन यह ठीक था। वो आखिरकार हेल में थी। सिया चियांग ने लिकेल की एक बोतल पकड़ी और एक घूंट भरा, लेकिन फिर उसे सख्त खांसी और चोकिंग होने लगी। क्रिमिनल पुलिस कैप्टन खामोशी से ऑटोप्सी रिपोर्ट को देख रहा था। उसकी ब्रो सख्ती से सिकुड़ी हुई थी। ब्रेक लाइन पर कट काफी साफ है। यह साफ तौर पर किसी ने काटा था। फॉरेंसिक डॉक्टर ने फोटो की तरफ इशारा किया। यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक मर्डर था। सर्वेलेंस कैमरास ने जल्दी से सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। एक्सीडेंट से 3 दिन पहले सिया चियांग उस गैराज में दिखा था जहां लिंग कावी अक्सर जाती थी। उसने बेसबॉल कैप पहनी हुई थी और एक टूल बैग उठाया हुआ था। वो काफी देर तक लिंग कावी वाइस कार के सामने लॉटरिंग करता रहा। जब पुलिस उस ग्लूमी बेसमेंट में दाखिल हुई, सियांग टीवी पर फाइनेंशियल न्यूज देखते हुए जोर जोर से हंस रहा था।
स्क्रीन पर लिन कॉर्पोरेशन की बैंकरप्सी और लिक्विडेशन की रिपोर्ट आ रही थी। तुम सही वक्त पर आए हो। उसने फ्रेंटिकली सिजर्स हिलाई। देखो, मैंने वेडिंग फोटोज काट दी हैं। बेड पर मेरे काउंटलेस मैगजीन क्लिपिंग्स बिखरे हुए थे। हर फोटो में होल्स थे। कोट में सीआरआई ने ऑरेंज प्रजन यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। ब्रेक फ्लॉयड अभी भी उसके नाखूनों के नीचे नजर आ रहा था। मैंने असल में यह खुद करने का प्लान किया था। उसने सर तिरछा करके एक स्माइल के साथ कहा। अफसोस है कि वह इतनी जल्दी मर गई। जब जज ने वर्डिक्ट सुनाया तो गैलरी खाली थी। वो रिश्तेदार जो लीन फैमिली की खुशामद करते थे और वो यंग मास्टर्स जो सियांग का पीछा करते थे, सब बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। जज का गैविल गिरासिया अचानक रेलिंग की तरफ भागा। वो शियन कहाँ है? उसे कहो कि आए और मेरी पैथेटिक स्टेट देखे। उसे जो वही जवाब मिला वो जुडिशियल पुलिस की शक्ल्स की ठंडी खड़खड़ाहट थी। मौके के रेफ्रिजरेटर से हमिंग साउंड आ रही थी। स्टाफ ने तीसरी बार पुरानी लाइन फैमिली रेजिडेंस पर कॉल की। आखिरकार एक डोर के अंकल ने फोन उठाया। बस जैसे चाहे हैंडल कर लो। लाइन फैमिली ने उसे बहुत पहले डिसोन कर दिया था। क्लेम नोटिस मेरे पेरिस वाले एड्रेस पर भेजा गया था, लेकिन T1 ने उसे बिना खोले वापस भेज दिया। डेडलाइन के आखिरी दिन हल्की बारिश हो रही थी। फ्यूनरल होम के एक इंटर्न ने लंबी कॉरिडोर में एक गर्नी को धक्का दिया। सफेद शीट के नीचे से एक पीला रिस्ट बाहर झांक रहा था। कितना दुख भरा है, इंटर्न ने क्रिमेटोरियम ऑपरेटर से कहा। मैंने सुना है कि वह कभी बहुत फेमस और इन्फ्लुएंशियल फिगर हुआ करती थी। ऑपरेटर ने बटन दबाया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने पावरफुल हैं, सब एक ही तरह राख बन जाते हैं। इकोब्रियल साइड सबर्ब्स में एक पहाड़ी रास्ते पर थी। एक स्टाफ मेंबर ने राख को डैंडलियन सीड्स के साथ मिक्स किया। वो वैली की तरफ हवा में बिखर गए। 3 महीने बाद पेरिस फैशन वीक। मेरी नई कलेक्शन निर्वाणा फिनाले थी। कैट वॉक पर मॉडल ने एक ब्रिलियंट रेड गाउन पहना हुआ था। हेम पर सुनहरे धागे से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ फिनिक्स ऐसे लग रहा था जैसे उड़ने के लिए तैयार हो। कर्टन कॉल के दौरान पूरी ऑडियंस खड़ी हो गई और अपलॉड किया। बैक स्टेज चिन युवान ने मुझ पर एक ब्रोच लगाया। यह एक सुनहरे बटरफ्लाई विंग का आधा हिस्सा था। मेरे पास दूसरा आधा हिस्सा है, उसने नरमी से कहा। साथ मिलकर यह एक कंप्लीट लाइफ बनाते हैं। सेन के किनारों पर सिकमो ट्रीज पर नए हरे पत्ते निकल रहे थे। सनलाइट पत्तों से छन कर आ रही थी, नीचे पथरीली राह पर डपल कर रही थी। इसने लाइट और शैडो के पैचेस बना दिए थे। मैं स्टूडियो के रूफ टॉप टेरेस पर खड़ी थी, हाथ में गर्म चाय का कप लिए हुए। मैं दूर चमकती हुई रिवर को ब्लैंकली देख रही थी। पीछे से जानी पहचानी फुटस्टेप्स की आवाज आई। मेरे शोल्डर्स पर नरमी से एक सॉफ्ट कश्मीर शॉल डाली गई। तुम क्या सोच रही हो? किन युवान मेरे साथ खड़ी थी। उसकी आवाज मेरे कान में सरसराती हुई स्प्रिंग ब्रज की तरह नरम थी। मैं हमारी पहली मुलाकात के बारे में सोच रही थी। तुमने मुझसे उस रेड ड्रेस की इंस्पिरेशन के बारे में पूछा था। किन युवान ने आईब्रो ऊपर की। कुकून से बाहर निकलना। मैंने दूर आईफिल टावर की तरफ देखा। अब पीछे सोचूं तो शायद उस लम्हे से ही तुम पहले ही मेरे बात खत्म करने से पहले ही किन युवान ने अचानक एक एक्सक्विजिट वेलवेट बॉक्स निकाला। उसकी हथेली पर एक स्पार्कलिंग डायमंड रिंग थी। शायद उसकी आवाज थोड़ी हौस थी। मैं मीठी बातों में अच्छी नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी यह साबित करने में गुजारना चाहती हूं कि तुम्हारा फ्यूचर का हर एक सेकंड टेंडरनेस के साथ ट्रीट किए जाने के काबिल है। रिंग पर लगे डायमंड ने ब्रिलियंट रोशनी रिफ्लेक्ट की। पता चला कि सच्ची खुशी को कभी अर्थ शैटरिंग होने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ सही इंसान और एक सिंसियर दिल की जरूरत होती है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। डायमंड रिंग पर एक आंसू गिरा। हाँ, हमारी वेडिंग मंट मात्रे हिल पर हुई। कोई एक्स्ट्रावेजेंट फैनफेयर नहीं था, सिर्फ हमारे करीबी फैमिली और दोस्त थे। मैंने एक सूट पहना जो मैंने खुद डिजाइन किया था। इस पर एक गोल्डन बटरफ्लाई एम्ब्रॉयडर थी। सनलाइट में यह ऐसा लग रहा था जैसे उड़ने ही वाला हो। किन युवान एक सिकमोर ट्री के नीचे खड़ी थी। एक ताजा हरा पत्ता उसके शोल्डर पर गिरा था। जब हमने रिंग्स एक्सचेंज की तो किन युवान का हाथ सख्ती से ट्रेम्बल कर रहा था। उसने तकरीबन रिंग जमीन पर गिरा ही दी थी। गेस्ट्स मजाक में हंसने लगे, लेकिन मैंने अचानक उसे गले लगा लिया। मैंने उसके लिप्स पर एक किस किया। नर्वस मत हो मिन, मैंने विंक किया। हमारी बाकी जिंदगी बहुत लंबा समय है। तुम इसका आदी होने में अपना वक्त ले सकती हो।
एक सिकम और लीफ हवा के साथ नीचे आया और बिल्कुल हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पर गिरा। यह फेट की एक सील की तरह था जो इस नई जिंदगी को सर्टिफाई कर रहा था। एक देर रात ओवरटाइम काम करते हुए मैं अपने डिजाइन टेबल पर सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं उस वूलन ब्लैंकेट से ढकी हुई थी जो मुझ पर डाला गया था। वो मेरे सामने बैठी हुई एक कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर रही थी। मेरी हरकत सुनकर उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें चश्मे के पीछे एक नर्म स्माइल में बदल गई। तुम जाग गई हो? चलो घर चलते हैं। मैंने अपनी आंखें मली। अचानक मैंने एक पेंसिल उठाई और जल्दी से डिजाइन ड्राफ्ट पर स्केच बनाया। कुछ ही देर बाद कागज पर एक वुमन्स ड्रेस का डिजाइन तैयार था। कॉलर पर अनोखे तरीके से आधा गोल्डन बटरफ्लाई एम्ब्रॉयडर किया गया था। तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट? मैं मुस्कुराया और ड्राइंग उसकी तरफ बढ़ा दी। दूसरा आधा हिस्सा कल के शो के लिए मेरे सूट पर है। क्वीनिन ने मुझे गौर से देखा। अचानक वो टेबल के पीछे से आई और मुझे हग किया। तुम ग्रेट डिजाइनर हो, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। क्या तुम पूरे पेरिस के सामने अपनी ओनरशिप डिक्लेयर कर रहे हो? खिड़की के बाहर सीन पर एक टूर बोर्ड से एकियन की मीठी आवाज गूंज रही थी। इस लम्हे का सुकून मेरी पिछली जिंदगी की तमाम तकलीफों की तलाफी करने के लिए काफी